हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसका हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं। वहां हमने बताया था कि ऐसे डिसऑर्डर जिसमें आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। रिपीट अगेन, ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और दूसरा था सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल बाई बर्थ इम्यूनोडेफिशिएंट है, यानी जब से पैदा हुआ है तभी से अगर इम्यूनोडेफिशिएंट है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसका कॉज भी बताया था मैंने, जेनेटिक म्यूटेशन। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए बच्चा मदर के यूट्रस में, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है, या बच्चे के अंदर मदर से या फादर से कोई म्यूटेटेड जीन आया है, तो उस केस में क्या देखने को मिलती है, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में हमने बताया था अगर पर्सन जो इंडिविजुअल है वो पैदा तो नॉर्मल हुआ है, लेकिन आफ्टर बर्थ तो उसकी जो इम्यूनिटी हो रही है वो कैसी हो रही है, डेफिशिएंट हो रही है, तो दिस इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। यानी पर्सन इंडिविजुअल पैदा तो नॉर्मल हुआ है, बट इस एनवायरमेंट में आके आफ्टर बर्थ उसके अंदर क्या हुई है, इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई है, जिसका मोस्ट कॉमनली रीजन जो होता है वो माल न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे HIV, एड्स, उनकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है, या कैंसर या कीमोथेरेपी की वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। साथ ही साथ हम वहां पे डिस्कस किया थे टाइप ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो टाइप ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में हमने आपको बताया था कि इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। आपको पता है कि जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है ये किसकी वजह से हुई है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या म्यूटेशन की वजह से क्या हुई है, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई है, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो बाई बर्थ कैसा है, इम्यूनोडेफिशिएंट है। इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो थी उसमें यह था कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। किसकी वजह से, इस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या एबनॉर्मलिटी की वजह से। यानी जेनेटिक म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटी की वजह से जो आपकी इम्यून सेल्स हैं वो बन नहीं पा रही हैं, मैच्योर नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर्ली क्या नहीं हो पा रही हैं, मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। इसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। स्किड पढ़ा था, ब्रूटन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया पढ़ा था, बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम पढ़ा था और डायजियोर सिंड्रोम पढ़ा था। ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लीज पहले उसको देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड एंड थर्ड केस। सेकंड केस में हमें क्या समझना है कि हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बन तो रही हैं, मैच्योर भी हो रही हैं, बट वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं, फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। देखो यहां दिक्कत थी कि वो बन नहीं पा रही है, मैच्योरेशन में दिक्कत है, बट यहां पे मैच्योर तो हो चुकी हैं बट एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं और अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सीविड, हाइपर IgM सिंड्रोम, हाइपर IgE सिंड्रोम, आइसोलेटेड IgA सिंड्रोम एंड XLP डिसऑर्डर। ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक डिसीज क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटी की वजह से आपके मल्टीपल ऑर्गन जो हैं वो क्या हैं, अफेक्ट होने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वास, अटैक्सिया, टेलेंजिक्टेशिया। तो ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं हम किससे, डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड फंक्शन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड फंक्शन, और इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सीविड के बारे में, दैट इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो क्या होता है सीविड, ध्यान से सुनिएगा। सीविड को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, आपकी जो बी सेल और टी सेल दोनों के ही एक्टिवेशन एंड फंक्शन में क्या आती है, दिक्कत आती है। बी सेल और टी सेल दोनों ही एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। रीजन क्या है, बी सेल इसलिए एक्टिवेट और फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि BAF जीन में डिफेक्ट है, और टी सेल इसलिए एक्टिवेशन और फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके आइकोस जीन में क्या है, डिफेक्ट है। अगर आपको एंटीबॉडी प्रोडक्शन का अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है तो आपको पता होगा कि पहले इमेच्योर जो बी सेल्स होती हैं वो BT के जीन की हेल्प से मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती हैं, और मैच्योर बी सेल BAF जीन की हेल्प से प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, और प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। बेसिकली क्या होता है, यहां पे BAF जीन में डिफेक्ट आ रहा है। BAF जीन में अगर डिफेक्ट आएगा तो आपको पता है कि जो मैच्योर बी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स में नहीं बदलेंगी, और अगर प्लाज्मा सेल में नहीं बदलेंगी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर BAF जीन में डिफेक्ट आ गया है तो प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी, और प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सीविड।
क्या बोलते हैं, सीविड बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके बेफ जीन का डिफेक्ट होता है और आइकोस जीन का इफेक्ट होता है, दोनों में ही देखने को मिलती है बॉयज एंड गर्ल्स, और इसमें बी और टी सेल दोनों क्या होती है, आपकी अफेक्ट होती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया के साथ, क्योंकि वहां पे बीटी के जीन में डिफेक्ट था। कौन से जीन में, बीटी के जीन में। देखो वहां भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में दिक्कत आती थी, लेकिन वहां पे बीटी के जीन में इफेक्ट था। बीटी के जीन इफेक्ट होता था तो इमेच्योर सेल जो होती है वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती थी, और जब मैच्योर सेल नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी, और प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो बीटी के जीन में अगर डिफेक्ट आता है तो क्या होता है, ये जो एंजाइम है ब्रूटॉन टायरोसिन काइनेज ये नहीं निकलता है, जिसकी वजह से मैच्योर बी सेल नहीं बनती है। जब मैच्योर बी सेल ही नहीं बनेंगी, यही नहीं बनेंगी, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, वहां बीटी के जीन में डिफेक्ट होता है। ये मोस्ट कॉमनली हमें बॉयज में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसमें सिर्फ बी सेल इफेक्ट होती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। चलिए, सीविड हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। देखो हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी कोई क्या है, बी सेल है। अब किसी एंटीजन की एंट्री होती है तो उस एंटीजन को ये बी सेल क्या करती है, रिसीव करती है। किसकी हेल्प से? बी सेल के सरफेस पे आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन को रिसीव किया किसने? आईजीएम ने। जब आईजीएम ने इस एंटीजन को रिसीव किया तो बी सेल इस बात की इंफॉर्मेशन किसको देना चाहती है? टी सेल को देना चाहती है। कैसे देती है? विद द हेल्प ऑफ CD40 रिसेप्टर एंड CD40 लिगैंड। ठीक है, तो इसकी हेल्प से इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब बेसिकली हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो आपके रिसेप्टर होते हैं ना, ये जो रिसेप्टर, इनके अंदर एब्नॉर्मलिटी आती है। क्या आती है? इनके अंदर एब्नॉर्मलिटी आती है। तो हम पहले दोबारा कहानी को रिपीट करते हैं। कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया, उसको बी सेल ने रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ दिस आईजीएम। अब बी सेल इस बात की इंफॉर्मेशन किसको देना चाहती है? टी सेल को। कैसे देती है? CD40 रिसेप्टर और CD40 लिगैंड की हेल्प से। जब ये इंफॉर्मेशन टी सेल के पास जाती है तो टी सेल क्या रिलीज करती है? इंटरल्यूकिन 4। और ये इंटरल्यूकिन 4 जो होता है वो किस पे जाके एक्ट करता है? बी सेल्स पे जाके एक्ट करता है, और बी सेल से क्या कराता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है। एंटीबॉडी GAM और D और E। जब ये इतनी सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं तो ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? इस एंटीजन को क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं। ये तो था नॉर्मल प्रोसेस। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में क्या होता है कि ये वाला जो CD40 रिसेप्टर और CD40 लिगैंड है, इनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। इनके अंदर क्या आ जाता है? डिफेक्ट आता है। अब अगर इनके अंदर डिफेक्ट आता है तो आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? जो एक्सचेंजिंग हो रही थी इंफॉर्मेशन की वो नहीं होगी। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगी, और टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगी तो इंटरल्यूकिन 4 नहीं निकलेगा, और इंटरल्यूकिन 4 नहीं निकलेगा तो वो बी सेल पे जाके एक्ट नहीं करेगा, और बी सेल पे जाके एक्ट नहीं करेगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो GAMDE ये सारे नहीं बनेंगे, ये सारे का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोटाइपिक स्विचिंग। क्या बोलते हैं? आइसोटाइपिक स्विचिंग। वो नहीं होगी और ये सारी एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। जब ये एंटीबॉडी नहीं बनेंगी तो पर्सन के अंदर क्या रहेगी? इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब आप यहां देख रहे हैं कि इस बी सेल जो थी इसके सरफेस पे आईजीएम तो था, लेकिन ये बाकी तो नहीं बन रही है ना। जी नहीं बन रहा है, ए नहीं बन रहा है, ई नहीं बन रहा है, तो बाकी की तो एंटीबॉडी कम हुई ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा? आईजीएम का लेवल तो बढ़ा हुआ होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। तो हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में आईजीएम तो बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल एंटीबॉडी तो कम हो रही है ना। तो जिसकी वजह से पर्सन की जो इम्यूनिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा कि एक फंगस होती है नीमोसिस्टिस कार्सिनाई या जीरोवेसाई, उसका इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपर आईजीई सिंड्रोम। हाइपर आईजीई सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं जॉब्स डिसीज। अब देखो हाइपर आईजीई इसका मतलब ये खुद ही बता रहे हैं कि इस केस में क्या होगा? आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा ये प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है STAT3 जीन के म्यूटेशन की वजह से। अच्छा, STAT3 जीन का क्या फंक्शन होता है? तो STAT3 जीन का जो फंक्शन होता है, ध्यान से सुनना, इसका फंक्शन होता है टी सेल के डिफरेंशिएशन में। और डिटेल में जाएं तो टी सेल के डेवलपमेंट में, डिफरेंशिएशन में, एक्टिवेशन में और फंक्शन में, सब में रोल होता है। किसका? STAT3 जीन का। अगर STAT3 जीन का अगर मान लो म्यूटेशन हो गया तो टी सेल डिफरेंशिएट नहीं होंगी। ठीक है, अब इनका एक सब टाइप होता है, टी सेल का एक सब टाइप होता है T हेल्पर 2 सेल, वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। और ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? आईजीई क्लास स्विचिंग करते हैं, यानी कि आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। टी सेल डिफरेंशिएट होती है किसमें? टी हेल्पर 2 सेल्स में। टी हेल्पर 2 सेल्स रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, 5, 13,
जो क्या करते हैं, आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर STAT3 जीन का म्यूटेशन हुआ है तो उसके अंदर आपकी जो T हेल्पर 2 सेल्स हैं ये हाइपर एक्टिविटी शो करेंगी, जिसकी वजह से आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से हाइपर आईजीई सिंड्रोम में आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि STAT3 जीन का म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से टी सेल के अंदर जो डिफरेंशिएशन होना है वो प्रॉपर्ली नहीं होता, जिसकी वजह से T हेल्पर 2 सेल्स में जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है और जिसकी वजह से ज्यादा आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सर आईजीई एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, ये तो फायदे की बात है। इम्यूनिटी कैसे वीक होगी? तो इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि जो आपकी टी सेल का डिफरेंशिएशन होना है ये एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यानी टी सेल के डेवलपमेंट में भी दिक्कत आ रही है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है, एक्टिवेशन में भी दिक्कत आती है। सिर्फ डिफरेंशिएशन काम नहीं है STAT3 जीन का, डेवलपमेंट काम है, डिफरेंशिएशन काम है, एक्टिवेशन काम ही है। एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है तो ओवरऑल जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इम्यून डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर आईजीई सिंड्रोम। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज आइसोलेटेड आईजीई सिंड्रोम। तो अब तक हमने बताया था कि सारी एंटीबॉडी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हाइपर हो रही है। ये वाला जो केसेस में आपकी जो एंटीबॉडी है वो कम हो रही है। और कौन सी एंटीबॉडी कम हो रही है? सिर्फ और सिर्फ आईजीई एंटीबॉडी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपको पता है कैसे होता है, बी सेल्स जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं। तो अगर एंटीबॉडी कोई कम हो रही है तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, बी सेल में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो ड्यू टू बी सेल डिफेक्ट आपकी जो आईजीई एंटीबॉडी है वो क्या हो रही है, मिसिंग हो रही है। और आईजीई एंटीबॉडी को आप म्यूकोसल एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहां पाई जाती है, म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। कहां के म्यूकोसा में? आपको जीआईटी में देखने को मिलेगी, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा में देखने को मिलेगी। वहां इसका काम क्या होता है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है, इन्फेक्शन होने से बचाती है। अगर ये कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन ज्यादा होने लगेगा। तो जब आईजीए की वैल्यू कम हो जाएगी बॉडी में तो म्यूकोजल इम्यूनिटी जो होगी वो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूकोजल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। यानी आपके जीआईटी में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जीआईटी में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो आपको डायरिया होने लगेगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। So this was all about the isolated IgA syndrome. Now talking about the last in this case, that is XLP disorder. XLP क्या है? X-linked lymphoproliferative syndrome. इसमें क्या होता है, आपका जो SAP जीन होता है उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है। SAP जीन का काम क्या होता है? इट फॉर्म द स्लैम एक्टिवेटिंग प्रोटीन। स्लैम एक्टिवेटिंग प्रोटीन का क्या काम होता है? तो स्लैम एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो होती है ये जरूरी होती है हमारी टी सेल, बी सेल, NK सेल के एक्टिवेशन में और फंक्शनिंग में। तो अगर सैप जीन में ही डिफेक्ट होगा तो स्लेम प्रोटीन नहीं बनेगी, और स्लेम एक्टिवेटिंग प्रोटीन नहीं बनेगी तो इन सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, और एक्टिवेशन नहीं होगा तो ओवरऑल इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर एब्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया किसके बारे में, इस वाले केस के बारे में, दैट इज डिफेक्ट इन लिम्फोसाइटिक एक्टिवेशन के बारे में। हमने सीविड, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, हाइपर आईजीई सिंड्रोम, आइसोलेटेड आईजीए सिंड्रोम एंड एक्सएलपी डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक डिसीज के बारे में, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन या एब्नॉर्मलिटी की वजह से मल्टीपल ऑर्गन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्टेमिक डिसीजेज। और सिस्टेमिक डिसीजेज में जो हमारा सबसे पहला है दैट इज विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी आपके एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, और उस जीन का नाम है वास्प जीन। वास्प जीन में डिफेक्ट होने की वजह से हमको ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। वास्प जीन बेसिकली एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है विस्कोस-एल्ड्रिच सिंड्रोम प्रोटीन। इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली अभी तक अनक्लियर है, बट इस केस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि पेशेंट के अंदर आईजीए और आईजी एंटीबॉडी इंक्रीज देखने को मिलेंगी, लेकिन आईजीएम एंटीबॉडी डिक्रीज देखने को मिलेंगी। पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसकी प्लेटलेट जो होती है वो स्मॉल साइज की हो जाती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं वहाँ प्लेटलेट का साइज ज्यादा होता है, यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से पर्सन के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं और एचएमआर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिस्टमिक डिसीज में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अटैक्सिया टेलेंजिएक्टेशिया। अटैक्सिया टेलेंजिएक्टेशिया क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी आपके ऑटोजोम पे क्या होगा, कोई जीन होगा उसके अंदर आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। उस जीन का नाम क्या है, उस जीन का नाम है एटीएम जीन। एटीएम जीन एक प्रोटीन कोड करता है जिसका नाम है एटीएम प्रोटीन। एटीएम प्रोटीन का काम होता है कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना उनकी जीनोमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब इस जीन में अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी जेनेटिक जीनोमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है वो होता है अटैक्सिया, यानी पर्सन एब्नॉर्मल गेट शो करता है, एब्नॉर्मल तरीके से चलता है।
टेलेंजेक्टेसिया उसकी वस्कुलर मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी एंजियोजेनेसिस में आपको मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इम्यूनोडेफिशिएंसी मिलती है और उसके अंदर इंक्रीज इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं ट्यूमर के। तो यहाँ हमने सिस्टमिक डिसीज भी डिस्कस कर ली। सो वी हैव कंप्लीटेड नाउ द इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।